welcome you all. Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. We are learning about basic tools, and the next basic tool we are gonna need is integration. Okay, it is the second part of calculus. ठीक है, कैलकुलस के बारे में देखा था, न्यूटन ने ढूंढ के निकाला वगैरह वगैरह, और डिफरेंशिएशन के बारे में भी देखा. डिफरेंशिएशन क्या फाइंड करता है? रेट. ठीक है, मतलब कैलकुलस किसकी स्टडी है? चेंज की स्टडी है. मतलब आपको अगर डिफरेंशिएशन, पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में 2 लेक्चर्स देखें, उस पर तो थोड़ा हक बनता है ना उसका, डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन के बारे में अगर देखें हम, डिफरेंशिएशन क्या मेजर करता है? रेट मेजर करता है कि माइक्रो लेवल पे चेंज कैसे हो रहा है. ठीक है, मतलब अगर मैंने आपको एक बड़ा सा डेटा दे दिया कि यार मैं t इज इक्वल टू 0 से या फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट ये थी मेरी, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट ये थी मेरी. ये हो गया मैक्रो चेंज, बड़ा सा चेंज. लेकिन अगर मैं माइक्रो लेवल पे बात करूँ तो मुझे आपको पूछना पड़ेगा कि सर इस पे आप कितनी चेंज हो रही थी, आपकी डिस्प्लेसमेंट इस पे कितनी चेंज हो रही थी. मतलब हम मैक्रो से लेके माइक्रो तक जा रहे थे, क्या यूज़ करके? डिफरेंशिएशन. अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इसको एंटाई डिफरेंशिएशन भी कहते हैं. मतलब क्या? सीधा अपोजिट प्रोसेस. जो डिफरेंशिएशन करते थे ना हम, उसकी सीधी अपोजिट प्रोसेस. मतलब माइक्रो से लेके मैक्रो तक जाना है. इस लाइन का मीनिंग अभी नहीं समझ में आएगा, जब इसके एप्लीकेशंस लेंगे तभी समझ में आएगा. बस होल्ड ऑन अप टू दैट. ओके, तब तक बस पेशेंस रखो मैं जो बता रहा हूँ उस पर. मान लो अभी देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में. इंटीग्रेशन होता क्या है? लेट्स टेक अ फंक्शन. एक फंक्शन के बारे में बात करते हैं. फंक्शन क्या है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 2. एक फंक्शन है मान लो कोई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2. ऐसे भी लिख सकते हो, सही है ना? 5x² प्लस 2. तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अपोजिट प्रोसेस कैसे काम करती है. पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब y dy बाई dx निकालते हैं. इसका क्या आता है? 5x² का डिफरेंशिएशन कितना है? 10x, और ये हट गया यहाँ से, तो डिफरेंशिएशन हमें मिल गया. करेक्ट है? मतलब y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन है 10x. तो 10x का एंटी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5x² 2 प्लस समथिंग कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है ना? तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम. देखो, dy को यहीं पे रखते हैं, और जो नीचे dx है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 10x इंटू dx. ये बहुत ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ. 10x के साथ मल्टीप्लाई हो गया dx. dx इज व्हाट? माइक्रो चेंज इन x. और ये कौन सा वेरिएबल है जिसके साथ हमें इंटीग्रेशन करना है? करेक्ट है, x और dx में मैं 10x के साथ कुछ माइक्रो चेंज हुआ ना x में, तो dx मल्टीप्लाई किया. और dy व्हाट? माइक्रो चेंज इन y. दोनों में कुछ माइक्रो चेंजेस हो रहे हैं, y में भी हो रहा है, x में भी हो रहा है. करेक्ट है? अभी इंटीग्रेशन मैं अगर आपको बोलूँ कि छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस ऐड कर लो,
यार एक dy1 एक छोटा चेंज है, फिर dy2 एक छोटा चेंज है, प्लस dy3 ये छोटा चेंज है, इन सब की एडिशन कर लो। तो ऐसे करते करते बहुत जाएगा। मतलब अगर यही ग्राफ देख लूँ तो ये छोटा चेंज, ये छोटा चेंज, छोटा छोटा छोटा, ऐसे इतने चेंज। तो अगर हमने छोटे छोटे चेंजेस ऐड करना स्टार्ट किया, ये छोटा चेंज सब, मतलब यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें छोटे छोटे चेंजेस अगर हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे इनफाइनाइट चेंजेस होंगे ना। इसमें कितने पार्ट्स करोगे, छोटे छोटे, मतलब ये बहुत बहुत छोटा, बहुत माइक्रो चेंज होता है। तो इन सब के एडिशन को हम और एक सिंबल से दिखाते हैं जिसको कहते हैं सिग्मा। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा। शायद ये आपने 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में कहीं पे देखा होगा, सिग्मा ऑफ द चेंज, मतलब इन सब के एडिशन कर ली। लेकिन ऐसे कितने चेंजेस हैं, इनफाइनाइट। तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल को पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं इनफाइनाइट तक। तो ये जो दिख रहा है सिंबल, ये सिंबल कुछ ऐसा बन जाएगा और इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो थ्योरी है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मैथ्स में होने वाली है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि सर ने कुछ सिखाया लेकिन थ्योरी कुछ नहीं आ रही है। थ्योरी तो फिजिक्स में कहीं भी नहीं पूछेंगे। मैं तो इसके बाद में लास्ट में थोड़े फॉर्मूले बताऊंगा, यही यूज़ करने हैं फिजिक्स में। लेकिन पता तो होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे dy = 10x dx। तो dy के जितने हमने एडिशन कर लिए इनफाइनाइट तक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ स्मॉल डिवाइस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आई। और इसी को कहते हैं, और dy के स्मॉल चेंजेस को हम क्या कहते हैं, y, क्योंकि ये फाइनली y बनेगा, बड़ा सा कुछ मैक्रो। ये आएगा 10x × dx। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया। ये बहुत ध्यान से देखना, पहली बार देख रहे हो तो कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, नॉर्मल है। इसको कहते हैं, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये अंदर वाले, इसको कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। इसको कहते हैं द वेरिएबल with which the integration is to be done। क्लियर है। बस मुझे आपको क्या दिखाना था कि इंटीग्रेशन दिखता कैसे। अभी ये भूल जाओ, समझ में आ, माइक्रो से माइक्रो चेंजेस से समेशन करके हम मैक्रो चेंज तक जा रहे हैं। बस अभी इसके लिए थोड़े फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला, अगर x⁻n है तो डिफ्रेंसिएशन में देखा था, ये x⁻n-1 और ये n सामने आता है, करेक्ट है ना। मतलब अगर x³ है तो होता है 3x²। ये 3 सामने आ गया और 3 में से 1 चला गया 2। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इधर अगर जैसे माइनस हो रहा है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में जा रहा है, वैसे यहाँ पे पाइलअप होता है, एडिशन हो जाए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ध्यान में रखना, ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, ये आता है आंसर। और प्लस इसके साथ कुछ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मैथ्स में सीखोगे क्यों आता है, कैसे आता है। करेक्ट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि सर x³ का डिफ्रेंसिएशन करो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। तो x⁻n+1 अपॉन n+1 की वैल्यू क्या आएगी, x⁻3+1 अपॉन 3+1 क्या आएगा, ये x⁴/4 प्लस सम कांस्टेंट। सिखाएंगे यार ये कांस्टेंट क्या होता है। पहले यहाँ पे तो ध्यान दो कि x³ का क्या बना। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन।
मतलब एक्स क्यूब था, उसकी पावर एक से बड़ी ना, डिफरेंशिएशन में एक्स क्यूब था, उसकी 3x², पावर एक से घटी ना, तो बड़े से छोटे में कहाँ पे जाते हैं, डिफरेंशिएशन में, और छोटे से बड़े में किस में आते हैं, इंटीग्रेशन में। ध्यान रहेगा, गुड। सीख लिया है तो पूरा परफेक्ट ही कर लेते हैं। देखो x⁵ इसका क्या आएगा, x⁵5 + 1 अपॉन 5 + 1 मतलब कितना होगा, x⁶6/6। समझ में आया नहीं आया, करेक्ट। इसका देखो, इसमें ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान देना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ऐड नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई। तो ये कांस्टेंट इसके बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर x³ dx। अरे x³ का क्या आएगा, ये 4 वैसे ही रखो, x³ का क्या आएगा, मतलब करेक्ट है, और ये 4 से हट गया, क्या बचा, करेक्ट। अभी यहीं पे समझ लेते हैं कि इसको एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। एक्स को x⁴ का डिफरेंशिएशन बताओ फास्ट, 4x³ डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में देखो 4x³ का इंटीग्रेशन क्या गया, x⁴। जैसे ऐसे चले हो वैसे ही उल्टा चलेंगे डिफरेंशिएशन में, समझ में आ, और प्लस सम कांस्टेंट आता है, वाली चीज़ ये तो भूल जाते। dx, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे dx के साथ कुछ तो दिख रहा था, तो यहाँ पे 1 ले सकते हो ना, 1। अभी 1 को बाहर लोगे तो कोई मतलब नहीं, तो क्या कर सकते हो, इसको 1 को x⁵ लिख सकते हो, एनीथिंग⁵ इज 1 इंटू dx, करेक्ट है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई, 0, तो क्या आएगा, x⁵ + 1 अपॉन 0 + 1 विल बी द आंसर, 0 + 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, जैसे x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्लियर है, पक्का। ये और एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन पार्ट्स में करते हो ना, इसको पहले इसको बाद में होगा, सेम इसी को वैसे ही करना है, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, 5x³ dx प्लस 2x dx, करेक्ट है। तो ये 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर क्या है, x³ dx प्लस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर क्या है, x dx। x को बाहर नहीं लेना है कभी, कांस्टेंट को ही बाहर लेना है, या फिर ये 3 ऊपर है, बाहर नहीं, ये पावर है। तो 5x³ क्या होता है, x⁴/4 प्लस ये क्या होता है 2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का मतलब x⁴ है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब कितना होगा, x²/2। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और प्लस कांस्टेंट हमेशा लिखना लास्ट में, कभी क्या आएगा, 5x⁴/4 प्लस ये 2 से 2 हट गया, x² प्लस कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, यही आएगा, देखो 4 करो यार, इसको डिफरेंशिएट करो, यही आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 ही होता है, करेक्ट है। चाहिए तो क्या करोगे, इसका स्नैपशॉट लोगे, मैं जो अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, जो हमने अभी प्रैक्टिस की। अगर मान लो ये साइन x होता, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -cos x, ध्यान रखना, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x, तो माइनस यहाँ पे लेके आओ, ठीक। अगर ये cos x होता तो इसका इंटीग्रेशन sin x होगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन ये है तो इंटीग्रेशन sin x ही होगा, माइनस कुछ नहीं आएगा। ये 3 बस याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्योंकि लगने वाले हैं बाकी के लिए, बट अभी के लिए बस ये याद रखो। सॉरी, यहाँ पे जो भी मैं थ्योरी ले रहा हूँ, थ्योरी आपको कहीं पे काम नहीं आने वाली। मतलब अगर मैंने बोला टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो ये कोई भी फिजिक्स में आपको कभी नहीं पूछेगा, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत से क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक है, देख लो इंटीग्रेशन क्या होता है। इनडिफाइनाइट में ये बस याद रखना, नो लिमिट्स, लेकिन डिफाइनाइट में लिमिट्स होते हैं। मतलब अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे जो वैल्यूज लिखते हैं उनको हम कहते हैं लिमिट्स। ठीक है, अगर मान लो यही एग्जांपल ऐसे होता, इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसे पढ़ोगे इसको, इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इंटीग्रेशन का ज़्यादातर मतलब होता है एरिया निकालने के लिए। ये एप्लीकेशन इसकी बाद में देखने वाले हम। फिर भी मान लो एक्स और वाई ऐसा कोई ग्राफ है, आपको एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए बोला मैंने, आपको पता नहीं है ना कहाँ से कहाँ निकालना है एरिया, लेकिन मैंने अगर आपको बता दिया कि x इज इक्वल टू ए ये पॉइंट है और x इज इक्वल टू बी ये पॉइंट है, और ये जो दिख रहा है ये है एफ ऑफ एक्स, तो इसके बीच का एरिया निकालो। तो आपको लिमिट्स मिल गए कि हमें यार इसके बीच में जो एरिया आ रहा है उसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो इसको ऐसे वाले को कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। और जिसकी कोई लिमिट बाउंडेड नहीं होते हैं, मतलब यार इसको कुछ नहीं पता है जहाँ तक ख़त्म है, मतलब इन्फाइनिटी यहाँ पे, इन्फाइनिटी यहाँ पे, ख़त्म ही नहीं, उसको कहते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसमें हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, जो हमने प्लस सी लिखते थे ना, लेकिन इसमें नो कांस्टेंट। करेक्ट है? इसको थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। इंटीग्रेट 5x² + 2x फ्रॉम 1 to 2, x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बोला। तो सिंपली क्या करना है, कोई इंटीग्रेशन है, मान लो y क्या है, ये फंक्शन क्या है, 5x² + 2x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम, जो जहाँ से स्टार्ट करना है उसको नीचे लिखोगे, जहाँ पे एंड करना है उसको ऊपर लिखोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी 5x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5 को वैसे ही रखोगे, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5x³/3। करेक्ट है, प्लस 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, देख लो, 2x का क्या होता है, x²/2, 2 को 2 हट गए, अंदर क्या बचा, x²। अभी ये अगर लिमिट्स दिए हैं आपको, अगर लिमिट्स नहीं दिए हैं तो इसको प्लस सी लिखोगे, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडिफाइनाइट। लेकिन हमें अगर लिमिट्स दिए हैं तो इसके साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे ऐसा, और ये जो लिमिट्स दिए हैं वैसे की वैसे उठा के यहाँ पे लिखोगे। ध्यान देना, क्या किया समझ में आया, जैसे कि जैसे लिमिट्स उठा के यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज़ किया, स्क्वायर ब्रैकेट। अभी पहले ये 2 वाला इसके अंदर पुट करोगे x की जगह, मतलब पहले ये लिख लो, 5x की जगह पहले क्या पुट करोगे, 2³/3, करेक्ट, प्लस x की जगह 2 रखा, सॉरी स्क्वायर, इसको ये ब्रैकेट रख दो, माइनस, हमेशा माइनस, पहला लिमिट x = 2 का लिमिट पुट करके ब्रैकेट में लिखा, माइनस
दूसरे ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, तो मतलब 5 और इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट ये तो कर लोगे यार, इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखोगे पक्का? गुड। देखो जो आंसर आया है उसमें x कहीं पे दिख रहा है क्या? देखो नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने लिमिट्स पुट करी हैं। समझ में आएगा? गुड। देख लो क्या क्वेश्चन है। फंक्शन इज गिवन एज सम फंक्शन गिवन y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को फ्रॉम a टू b, मतलब कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है ये? लिमिट्स दिए हैं मतलब डेफिनेट, हमें डेफिनेटली बताया कि किससे किस, मतलब फ्रॉम टू वेयर, ठीक है। लिमिट्स दिए हैं तो हम ये कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन y की वैल्यू क्या है? x dx फ्रॉम a टू b, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, करेक्ट है। तो मुझे बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² होता है ना। तो ये आएगा x², जो भी आंसर आया, इंटीग्रेशन आया अपना, उसको क्या करोगे? ब्रैकेट, जैसे लास्ट में किया था स्क्वायर ब्रैकेट। और ये जो लिमिट्स है इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट यहाँ पे रख दिया, अपर लिमिट यहाँ पे रख दिया। अभी x के अंदर पहले b रखना है, फिर x के अंदर a रखना है, और बीच में माइनस साइन रखनी है। कैसे? x², पहले एक ब्रैकेट लिखो, इनके बीच में माइनस, फिर एक ब्रैकेट। अब तो आसान बन जाएगा। x में पहले b रखा तो ये b² बना, और फिर x के अंदर a रखा तो ये क्या बना? a²। आंसर क्या है? b² माइनस a²। 2 कॉमन निकाला तो ये आएगा हाफ b² माइनस a²। इसमें कहीं x दिख रहा है? प्लस कोई कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि डिफाइनिट इंटीग्रेशन, इसमें बस लिमिट्स दिखेंगे हमें, करेक्ट। इंटीग्रेशन की लास्ट कंसेप्ट है जो हम देखेंगे कि एक्चुअली इंटीग्रेशन यूज़ कहाँ पे करते हैं। इंटीग्रेशन यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो ब्रॉडली एरिया फाइंड आउट करने के लिए। आप बोलोगे सर फॉर्मूले तो पता है हमें, एरिया क्यों फाइंड करना है? एरिया मतलब एक्चुअली अगर आपको छोटा कोई एलिमेंट दिया है उसको इंटीग्रेट करके बड़ा बनाना है, तो सबसे इजी क्या है? एरिया निकालना। कभी कभी आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल सकते हैं, कभी कभी कुछ छोटा फोर्स लगाए उससे इंटीग्रेट करके बड़ा सा फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। वो हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखने वाले हैं, लेकिन इस पे ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी जो हम देखेंगे बस एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले जो है हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पता है ना। तो मैंने क्या किया, पहले समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल दिखता कैसा है। सर क्या पूछ रहे हो सर? सबको पता है दिखता कैसे है, करेक्ट है। ये अपना रेक्टेंगल है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 0 है ना, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे अगर ये इसकी लेंथ है, इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? l। दोनों में डिफरेंस कितना आना चाहिए? l आना चाहिए, करेक्ट है। ये मान लो इसकी ब्रेड्थ है, तो हमें हाइट पता है, नो इशू। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान देना, बहुत ध्यान है इसका। अगर एरिया निकालना है तो फर्स्ट स्टेप होती है डिफाइन एन एलिमेंट, और ये एलिमेंट होना चाहिए बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल। अगर एरिया निकालना है तो ऐसा एरिया वाला ही स्मॉल एलिमेंट देखना है। तो हम क्या करते हैं,
एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी पकड़ो, बीच में यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो, कहीं पे, और इसकी जो डिस्टेंस है इधर से, ये वाला लिमिट बोला है ना हमने, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो है x, पता नहीं कितनी है लेकिन x है, और ये जो इसकी विड्थ है बहुत ही छोटी है और x एक्सिस पे और बहुत ही छोटी है, माइक्रो में है, तो इसको dx बोल सकते हो। अभी रेक्टेंगल को हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट सकते हैं, उसमें से कोई एक स्ट्रिप पकड़ी हमने, बहुत ही छोटी स्ट्रिप जिसकी विड्थ है dx, और ये जो ब्रेड्थ है कितनी है, b, करेक्ट है। डिफाइन एन एलिमेंट, ये पहली स्टेप है, और उसका एरिया अगर बोलना है हमें, इस छोटे वाली इसका एरिया बताओ, ये छोटी वाली जो दिख रही है हमें स्ट्रिप, इसकी विड्थ कितनी है, बहुत ही छोटी है, कितनी है dx, ये कितनी है b, तो इसका जो एरिया आने वाला है, ये एरिया कितना आएगा, छोटा सा एरिया, इसको हम dA बोलते हैं, कितना आएगा छोटा सा एरिया, b इंटू dx। समझ में क्या किया, इस बड़े से रेक्टेंगल में इस रेक्टेंगल को ऐसे काटा हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, उसमें से एक स्ट्रिप पकड़ी जिसकी हाइट तो सबके लिए सेम ही है b, और विड्थ कितनी है dx। अभी ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स की हम एडिशन करेंगे, मतलब सिग्मा करेंगे, लेकिन ये बहुत छोटी है, मतलब ऐसी कितनी स्ट्रिप्स होंगी यहाँ पे, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी, दिख भी नहीं सकती। यहाँ पे मैंने दिखने के लिए dx इतना छोटा निकाला, लेकिन ये बहुत छोटी है, दिख भी नहीं सकती इसमें। ऐसे कितनी स्ट्रिप्स हैं, इनफाइनाइट, इनकी सबके एडिशन करनी है, मतलब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करना है हमें, एडिशन करनी है सबकी, फ्रॉम ऑफ व्हाट, छोटी छोटी स्ट्रिप्स की जिनका एरिया कितना है b dx, करेक्ट है, इनकी एडिशन करनी है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। मुझे लगता है अभी क्लियर हो गया। स्ट्रिप कहीं पे भी ले लो, x डिस्टेंस पे है, इसकी विड्थ है dx, करेक्ट है। तो हमें ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ लेनी है, x टू 0, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल x इज इक्वल टू 0, x टू l इतने लिमिट्स में है ना, तो ये ऐसे लग जाए। अभी b जो है कांस्टेंट है इसमें, करेक्ट है, मतलब इंटीग्रेशन जो आना है, क्या आना है, b dx फ्रॉम 0 टू l, इसका आंसर ढूंढना है हमें। तो b कांस्टेंट है, b को बाहर निकालो, अंदर क्या है dx 0 टू l, अभी dx के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है, b बाहर जैसे, और लिमिट 0 टू l, करेक्ट है, ये समझ में आया। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना है x, और 0 टू l, ये लिमिट जैसे थे वैसे यहाँ पर। अभी x के अंदर अगर l रखा गया, ये b अंदर रखो, b इंटू एक्स के अंदर l रखो, माइनस b इंटू एक्स के अंदर 0 रखो, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, बचा क्या bl, मिली एरिया मिला हमें, b इंटू l इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। स्टार्ट के कहाँ पे किया, एंड कहाँ पे किया, समझ में आया। इसमें से अगर आपको 30% भी समझ में आया बहुत है, क्योंकि अगली वाली कंसेप्ट थोड़ी सी क्या है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, उस पर ध्यान देना। ओके, इस इंटीग्रेशन का लास्ट पॉइंट देखते हैं। एक डिराइव करना है हमें, क्या करना है, मतलब फॉर्मूला फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है, पायर स्क्वायर, करेक्ट है, लेकिन हम वो इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहली स्टेप क्या है, छोटी सी एलिमेंट पकड़ो, ऐसी एलिमेंट जिसको आप मतलब लिमिट्स के अंदर फैला सकते हो। मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी एलिमेंट पकड़ी, रिंग है, रिंग, मैंने क्या पकड़ा है यहाँ पे, रिंग पकड़ा। देख, ये डेरिवेशन कहीं नहीं पूछने वाले, बस इंटीग्रेशन कैसे होता है ये देखना है हमें। एलिमेंट पकड़ा, ठीक है। अभी हमें एरिया निकालना है, तो इसका भी एरिया देखना पड़ेगा।
ये जो एलिमेंट है बहुत ही स्मॉल है, तो इसका एरिया भी बहुत ही स्मॉल होगा, करेक्ट है। अभी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पहले तो बताओ ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और ये रिंग छोटी अगर की तो इतनी बनेगी, और छोटी की तो इतनी बनेगी, और बड़ी की तो इतनी बनेगी। मतलब ये जो x दिख रहा है, x की लिमिट्स क्या होंगी, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये रिंग जो है इतनी छोटी होगी, और इफ़ x इज इक्वल टू r तो ये रिंग इतनी बड़ी होगी। तो ये रिंग को हम बड़ा बड़ा या छोटा छोटा कर सकते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल में छोटी छोटी स्ट्रिप्स ऐड करके किया था ना, वैसे ही छोटी छोटी रिंग्स ऐड करके हम बड़ा सा एरिया बनाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा, लेकिन अभी देख लो क्योंकि बात बहुत बार आने वाला है, तो प्रैक्टिस होके आसान लगने लगे। x इज इक्वल टू 0 पे छोटी रिंग बनेगी, x इज इक्वल टू r पे बड़ी रिंग बनेगी, तो छोटी छोटी रिंग ऐड करते 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 बड़ा सा एरिया हम देख सकते हैं। तो हमें एलिमेंट मिल गया हमारा रिंग। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप था, वैसे हमें यहाँ पे क्या मिल गया, रिंग, करेक्ट है। अगर मान लो ये सिलेंडर था और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर फाइंड करना था, तो छोटी 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 रिंग्स यूज़ करके कर सकते थे ना। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, छोटी छोटी रिंग्स, वैसे यहाँ पे छोटी छोटी रिंग्स, उनका हमें एरिया देखना है। अभी इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसकी विड्थ कितनी है, बहुत कम है, dx, और इसका रेडियस जो है वो है x। मैं इस रिंग की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में इसका एरिया निकालना एक ट्रिक है। मान लो ये लेंथ है ऐसे l, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा आपको, एक ऐसे वेले भी 10th में कुछ एग्जांपल्स होते होंगे कि अंदर का रेडियस r1 है, बाहर का रेडियस r2 है, तो एरिया क्या, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये इसलिए यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम विड्थ है इसकी। यहाँ पे विड्थ ज़्यादा थी इसलिए यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे बहुत ही कम विड्थ है। तो ऐसे केस में मुझे बताओ, अगर एक लाइन है उसके बाजू में और एक लाइन प्लेस कर दे, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है dx, तो मुझे बताओ ये एरिया कितना होगा। सिंपली बोल दोगे लेंथ इंटू ये विड्थ कितनी है, dx। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करनी है। ये जो सर्कल है अंदर वाला, इसका रेडियस कितना है, x, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πx, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, dx से, तो हमें क्या मिलेगा, छोटा सा एरिया। जैसे लेंथ को हमने छोटी सी विड्थ से मल्टीप्लाई किया ना, वैसे ही इस लेंथ को हम इस छोटी सी विड्थ से मल्टीप्लाई करके 2πx इंटू dx निकालेंगे। ध्यान रखना ये बहुत, क्योंकि ये बाद में कभी नहीं समझाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुड। नाउ हमें क्या करना है, अगर बड़ा सा एरिया निकालना है तो छोटे छोटे एरिया को ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू r। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, करेक्ट है। गुड। ये 2π जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, x dx फ्रॉम लिमिट 0 टू r। देखो x बदल रहा है 0 से r पे लेके, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, देखा था हमने। तो ये क्या आएगा, 2π x स्क्वायर बाय 2, और जैसे लिमिट्स यहाँ पे रखे हैं वहीं पे यहाँ रखूँगा मैं। अब ये 2π बाहर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर क्या करोगे, x स्क्वायर बाय 2 के अंदर पहले r निकालोगे, r स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर 0 स्क्वायर बाय 2, ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। बचेगा क्या, r स्क्वायर बाय 2 इंटू 2π, तो 2π इंटू आर स्क्वायर बाय 2, ये 2 से 2 हट गया, आंसर क्या आया, पाई आर स्क्वायर। दिस इज आंसर। आपको कोई नहीं पूछेगा कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो इंटीग्रेशन से वगैरह, फिजिक्स में कहीं पे नहीं। मैं बस एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करने होते हैं, छोटी छोटी एलिमेंट्स कैसे पकड़ने होते हैं, ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन लगने वाला है मैं बहुत चीज़ों पे।
ओके फाइन. सो आई कंक्लूड दी चैप्टर इंटीग्रेशन हियर. इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ले लूँगा तो आप बोर हो जाओगे यार, क्योंकि ये मुझे लगता है लास्ट 2 प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा आपको दिमाग को शॉर्ट लगा होगा, लेकिन इसको बार बार सॉल्व करो, आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, तो ओके हियर वी गो. अभी बेसिक टूल्स ज़्यादातर ख़त्म हुए हैं. वेक्टर्स हो गया है, कैलकुलस हो गया है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया है. तो इन टूल्स को लेके हम डायरेक्टली फिजिक्स में जंप कर सकते हैं. नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है काइनेमेटिक्स, मतलब मोशन की स्टडी. चीज़ें कैसे घूमती है, कैसे घुमाना है, क्या करना है, सब सीखेंगे. डोंट वरी. चलो, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ.